अक्टूबर 2024 में सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक बहस, किस कलर की चड्डी पहनी हो, अब चड्डी पहनी भी हो या नहीं, उस पर पहुंच गई है। उस समय इसे शुरू करने वाली कमालिनी महानता थी, अब इसे खुशी मुखर्जी ने शुरू किया है। जरिया आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन और उसमें ऐप इंस्टाग्राम। कुछ दिनों पहले ही खुशी मुखर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में वो एक स्टूडियो के बाहर शूट के लिए पहुंची। गाड़ी से उतरी और कैमरा लिए खड़े पेपराजी ने उन्हें स्पॉट किया। खुशी ने ब्लैक कलर की एक कटआउट ड्रेस पहनी हुई थी, हवा भी चल रही थी। वो अपनी ड्रेस को पकड़ती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो अपलोड हुआ तो रील्स कटनी शुरू हो गई। कैप्शन कुछ यूं था, खुशी मुखर्जी स्पॉटेड इन अ बोल्ड लुक। खुशी मुखर्जी ने कई सीरियल्स और तमिल फिल्मों में काम किया है। उनकी इस रील को इंस्टाग्राम के एक पेज पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। खुशी दावा करती है कि वो अपनी फोटोज और वीडियोस को बेचकर 2 महीने में 10 करोड़ रुपए कमा चुकी हैं। वापस वीडियो पर आए तो इस कैप्शन के साथ स्पॉट होने वाली खुशी पहली इन्फ्लुएंसर नहीं है। इससे पहले शर्लिन चोपड़ा, उर्फी जावेद, कंगना शर्मा, तानिया चटर्जी भी अपने वीडियोस के लिए वायरल हो चुकी हैं। जिम के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट होना, एयरपोर्ट लुक्स, ये सब इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का बिजनेस मॉडल बन चुका है। इनकी कमर, इनकी क्लीवेज के एंगल्स हेडलाइंस बनाते हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को शॉकिंग फैक्टर पसंद है। जितनी वीडियो को लेकर बहस, उतने ज्यादा व्यूज, जितने कमेंट्स में गालियां, उतनी ज्यादा कमेंट्स। अंत में इन लोगों को मिल रही है एंगेजमेंट, अटेंशन और आपके फोन की स्क्रीन्स पर 10 या 20 सेकंड्स का स्पेस, जिसे ये शायद ही किसी बड़े फिल्म डायरेक्टर की मूवीज में 10-20 बार ऑडिशंस देकर पा सकेंगे। लेकिन यही 10 सेकंड्स की रील्स इन्हें सेलिब्रिटी बना रही है। कैसे काम करता है ये इंस्टाग्राम का अटेंशन मार्केट, कैसे इंस्टाग्राम इन इन्फ्लुएंसर्स को सेलिब्रिटीज बना रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का ये स्किन शो अब कैसे टैबू नहीं रहा, यही सब जानेंगे खबर गांव की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा। सबसे पहले थोड़ा इतिहास में जाते हैं। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। रूपा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान। इस फिल्म में उन्होंने एक पतली सी सफेद साड़ी पहनी, शरीर पूरी तरह ढका नहीं था, जैसा कि तब तक लोगों को देखने की आदत थी। फिल्म रिलीज से पहले ही जीनत की ये तस्वीरें लीक हो गई, और क्योंकि हिंदी फिल्म में ऐसे सीन्स तब तक आम नहीं हुए थे, तो ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन गई। फिल्मची मैगजीनों ने तस्वीरें छाप दी। फिल्म के डायरेक्टर थे राज कपूर। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। भारतीय सिनेमा में उस समय यह सीन अश्लील माना गया। लोगों ने फिल्म को बैन करने की मांग की, जीनत पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए। एक्टर देवानंद ने तो पूरी फिल्म को ही डर्टी पिक्चर बता दिया था। उनका कहना था कि फिल्म में हर वक्त कैमरे का फोकस जीनत की बॉडी पर था। इस पर जीनत कहती हैं, ऐसे सीन को लेकर जब भी विवाद होता है, मुझे एक अलग किस्म का मजा आता था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा, हर चीज पहले से तय होती है, कई बार प्रैक्टिस की जाती है और फिर दर्जनों लोगों के सामने शूट होती है। जीनत जो बात फिल्म शूट को लेकर कह रही थी, क्या वही इंस्टाग्राम पर आए दिन वायरल होने वाली रील्स पर भी लागू होता है? ऐसी रील्स जिन्हें अश्लीलता कहकर किनारे लगाया जाता है, तो दूसरी ओर इन्हीं रील्स पर मिलियंस में व्यूज और लाइक्स बटोरे जाते हैं। क्या आज के इन्फ्लुएंसर्स, उनके पीआर, इन सारी वीडियोस को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए पहले से पेपराजी लोकेशन और कपड़े तय करते हैं, ताकि पेपराजी को व्यूज और मॉडल्स को विजिबिलिटी मिले? खैर, इसके बारे में बाद में जानेंगे। वापस इतिहास पर चलते हैं। जीनत अमान के बाद दूसरा किस्सा आपको बताते हैं। एक जानी मानी मॉडल और ओडिसी डांसर हुई प्रतिमा बेदी। प्रतिमा का एक किस्सा है 1974 का, जब मुंबई के जुहू बीच पर वो अचानक नग्न होकर दौड़ती नजर आई। प्रतिमा के मुताबिक वो गोवा की एक बीच पर थी। यहाँ उनकी फोटो को मॉर्फ करके मुंबई के जुहू बीच में दिखाया गया। फिर इसे पब्लिश किया गया। अखबारों ने इसे न्यूड स्कैंडल बताया। टीवी और रेडियो में इन तस्वीरों को लेकर हल्ला मच गया। पुलिस को शिकायतें मिली, लेकिन कोई गंभीर केस दर्ज नहीं हुआ। प्रतिमा ने भी इस फोटो के बारे में खुलकर बात की। प्रतिमा ने तब कहा था, मैंने अपने कपड़े, अपनी हिचकिचाहट और पुरानी सामाजिक परंपराओं को उतारा ताकि तुम भी अपने आप को पहचान सको। उन्होंने ये भी कहा, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं अपनी बॉडी पर गर्व करती हूँ। प्रतिमा के बाद तीसरा किस्सा आता है मधु सप्रे और मिलिंद सोमन का। मधु 1992 की मिस इंडिया थी, मिस यूनिवर्स में दूसरी रनर अप बनी थी, और दूसरी ओर मिलिंद उस समय के जाने माने मॉडल्स थे। दोनों टफ शूज के लिए एक एड शूट करने वाले थे। शूट हुआ और फोटो सामने आई। मधु और मिलिंद दोनों नग्न होकर सिर्फ जूते पहने दिखाई दिए। साथ ही एक अजगर को उनके चारों ओर लपेट दिया गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छवि और हर तरफ ये फोटो आग की तरफ फैल गई।
शायद 1995 का भारत तब ऐसी आजादी के लिए तैयार नहीं था। लोगों ने कहा यह तो अश्लीलता है, तो कुछ ने कहा अजगर को क्यों सताया, और कुछ ने इसे भारतीय संस्कृति पर हमला करार दिया। अगस्त 1995 में मुंबई पुलिस के सोशल सर्विस ब्रांच ने एक्शन लिया। एक एफआईआर दर्ज हुई। मधु मिलिंद फोटोग्राफर, एड एजेंसी और मैगजीन वाले सब एफआईआर में नामजद हो गए। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया और मीडिया ने इसे और तूल दिया। 14 साल तक इस मामले को लेकर केस चला और 2009 में इस केस में सबको बरी कर दिया गया। जीनत अमान, प्रतिमा बेदी और मधु मिलिंद सोमन, ये तीनों किस्से इस बात पर जोर देते हैं कि जो अंग प्रदर्शन उस समय संस्कृति को आहत करता था, आज न्यू नॉर्मल बन गया है। हाँ, एक धड़ा जरूर है जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के खिलाफ इसे मानता है। पहले लोगों में इसके खिलाफ काफी गुस्सा होता था, लेकिन अब उतना नहीं होता जितना पिछले दौर में देखा गया था। कारण है वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो पहले नहीं हुआ करते थे। क्योंकि जो देवर भाभी की कामों कहानियों की किताब रात के अंधेरे में घर वालों से छिपाकर पढ़ी जाती थी, किरदारों की देह और उनकी एक्टिविटीज की कल्पना की जाती थी, वो अब एक क्लिक पर ही फोन में मौजूद है और भरा पड़ा है। इसके अलावा पब्लिक में नग्नता को लेकर समाज में बदलाव आया है। लेकिन कैसे ये स्क्रीन इन्फ्लुएंसर को लाखों की भीड़ में सामने ला पा रही है, उसे क्रैक करने की और समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हजारों एक्टर्स दूसरों की जगह लेने के लिए तैयार रहते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर आपने खुद को अलग नहीं दिखाया तो आप भी उस ऑडिशन टेप की तरह रह जाओगे जिसे देखते ही डायरेक्टर रिजेक्ट कर दे। एक तरफ लाखों लड़कियां मॉडलिंग कर रही हैं, कोई रील बना रही है, कोई एयरपोर्ट पर स्पॉट हो रही है। इन लुक्स को ही जनता के दिमाग में बैठाने का काम करते हैं पेपराजी, जिन्हें एक्टर्स का फ्रंट शॉट नहीं बैक शॉट ज्यादा पसंद आता है। लेकिन ये सब बस यूं ही नहीं होता कि अचानक पेपराजी घर के बाहर आए और तस्वीरें, वीडियोस बनना शुरू हो गई। ये एक प्री प्लान्ड प्रैक्टिस होती है। एक्टर्स की पीआर टीम की ओर से बकायदा इन पेपराजी को फोन करके बताया जाता है कि मैडम जिम से 11:30 बजे निकलेंगी, लोकेशन भेज दी है। फिर आता है बोल्ड जिम वेयर, एयरपोर्ट पर बिना जैकेट वाला टॉप, और फिर तैयार होती है 15 सेकंड की वो वायरल क्लिप जिसकी वजह से लोग गूगल करते हैं, हु इज तान्या चैटर्जी, हु इज कंगना शर्मा। अब इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक तरह से नए फिल्म प्रोड्यूसर बन चुके हैं। पहले जहां किसी लड़की को फेम पाने के लिए किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ता था, अब वही फेम और पहचान सीधे उन्हें कैमरे के सामने आने से मिल रही है, बस सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी उस कंटेंट को ज्यादा फैलाता है जो लोगों को चौंकाता है, जिसमें ग्लैमर और बॉडी शो ज्यादा दिख रहा हो। इसके बाद जितना ज्यादा गुस्सा, आउटरेज, बहस, ट्रोलिंग, उतनी ज्यादा एंगेजमेंट, लाइक्स, व्यूज, शेयर्स। इसके अलावा सिर्फ बोल्ड दिखना सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं, बल्कि एक सोची समझी मीडिया स्ट्रैटेजी बन चुकी है। मीडिया कवर करता है, लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन आप ट्रेंड में आ जाते हैं। अपनी वायरल वीडियो को लेकर खुशी मुखर्जी कहती हैं, मैं बोल्ड कपड़े पहनती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी संस्कृति को भुला दिया है। मैं एक गर्वित बंगाली ब्राह्मण हूँ और मुझे हनुमान चालीसा का पाठ भी करना आता है। मुझे पता है कि इसके बाद भी कुछ लोग मुझे ट्रोल करेंगे, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। वहीं इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद बताती हैं, मैं अपनी सेक्सुअलाइजेशन का फायदा उठा रही हूँ। उनका कहना है मोर बूब्स मोर व्यूज, यानी जितना ज्यादा बोल्ड कंटेंट उतने ज्यादा व्यूज, और इस पर आधारित उनकी स्ट्रैटेजी पहले से तय होती है। उर्फी कहती है, फिल्म इंडस्ट्री कई सालों से ये स्ट्रैटेजी अपनाती आ रही है, अब मैं खुद इसे अप्लाई करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। पुरुष पहली बार महिला को सेक्सुअलाइज करते हैं, फिर वही महिलाएं दोषी होती हैं। अब मैं इससे पैसे कमा रही हूँ तो इसमें क्या गलत है। इन्हीं उर्फी को अमेज़न प्राइम से वेब सीरीज फॉलो कर लो यार भी ऑफर हुई। करण जौहर के शो ट्रेटर्स में जाने का मौका मिला क्योंकि उर्फी की पोस्ट, उनकी रील्स ने उनके लिए ऑडिशन का काम किया। उन्हें इंस्टाग्राम पर 50 लाख फॉलोअर्स दिए, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग की। इसके अलावा OTT और ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस तरह की ब्रांडिंग को और भी ज्यादा नॉर्मलाइज किया। इस ब्रांडिंग की वजह से आज इन इन्फ्लुएंसर्स को किसी प्रोड्यूसर्स की जरूरत नहीं पड़ती जो उन्हें रोल ऑफर करके दे, क्योंकि इंस्टा के एल्गोरिदम ही अब प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती है। लोगों की नजर डायरेक्टर का काम करती है। आज 15 सेकंड की रील्स आपको फिल्म ऑफर दिला सकती है, पेपराजी स्पॉटिंग से वेब सीरीज मिल सकती है। अब कैमरा उन्हीं के हाथ में है, वो खुद को जैसे चाहे सबके सामने अपने आप को दिखा सकती है। जहां एक तरफ ऑडियंस इस कंटेंट को अटेंशन पाने का तरीका बताती है, वहीं दूसरी तरफ उर्फी जावेद इसे संस्कारी कंट्रोलिंग सोच के खिलाफ अपना जवाब मानती है। उर्फी खुद कह चुकी हैं, मेरा शरीर मेरी मर्जी, यानी लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे वो उनकी परवाह नहीं करती। उनका पहनावा उनके सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका है। शर्लिन चोपड़ा जैसे कुछ और नाम भी हैं जो जिस सिस्टम का शिकार हुई हैं उसी का इस्तेमाल अपने कंटेंट में कर रही हैं।
कास्टिंग काउच का शिकार रही शर्लिन चोपड़ा ये दावा करती आई हैं कि महिलाओं को फिल्मों में ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि शर्लिन अपने इंस्टा पर जिस तरह का कंटेंट अपलोड कर रही हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है? इस सवाल का जवाब दर्शक कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ इसे मीटू आंदोलन का परिणाम मानती हैं। उस समय महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई, शोषण के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद की, और अब कुछ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि अगर उन्हें अपने शरीर, कपड़े या इमेज को लेकर खुद कंट्रोल चाहिए तो वो उनका हक है, चाहे वो समाज को भड़काऊ लगे या फिर ना लगे। इसी अप्रोच ने अब सबको सेलिब्रिटी बना दिया। पहला जमाना था जब लोग साफ साफ बटे हुए थे। किसी को टीवी एक्टर कहा जाता था, कोई फिल्म हीरोइन था, कोई मॉडल था और कोई आइटम गर्ल। ये कैटेगरीज बटी हुई थी। लेकिन अब सब कैटेगरीज मिट चुकी हैं। अब वही सेलिब्रिटी है जो लोगों का ध्यान खींचे। इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक या फिर बोल्ड फोटोशूट। बस कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी बात करें। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इन क्रिएटर्स ने खुद के लिए एक नया मार्केट बनाया है। लेकिन क्या ये दुनिया उतनी ग्लैमरस है जितनी दिखाई पड़ती है? इसका जवाब होगा नहीं। इसकी एक डार्क साइड भी है। इसमें ब्रूटल ट्रोलिंग है, जहां इन महिलाओं को ऑनलाइन गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकी और कैरेक्टर पर लगातार सवाल किए जाते हैं। जो आज 50 लाख फॉलोअर्स वाली स्टार है, वो कल रात को इंसान बनकर रो भी सकती है, क्योंकि इस कंटेंट की कीमत सिर्फ व्यूज नहीं, मानसिक शांति भी होती है। ये पूरा माहौल देखते समझते हुए मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ये संस्कारों की तय सीमा के खिलाफ विद्रोह है या फिर अश्लीलता है? या खुशी मुखर्जी से लेकर उर्फी जावेद तक पब्लिक के नए स्टार्स हैं। वो पब्लिक जिनके हाथ में फोन है, जिनकी दिलचस्पी इनके कंटेंट में है। ये ट्रेंड फिल्म प्रोड्यूसर्स या फिर कहे कि फिल्मी दुनिया की मोनोपोली को तोड़ने वाला है, जहां व्यूज और लाइक्स के बदले मिलते हैं खूब सारे पैसे। लेकिन ये मोनोपोली तोड़ क्रांति है क्या? या फिर ये बात भी है कि पब्लिक के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को क्रैश किया जा रहा है? असल में इसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट वाले फॉर्मेट में दे पाना मुश्किल है। इन दोनों के बीच का एक रंग है ग्रे। ये दुनिया उसी ग्रे शेड में है। हाँ, एक बात तो तय है कि जिसके लिए एक पुराने जुमले का इस्तेमाल करना बेहतर होगा, यू कैन लाइक देम, यू कैन डिसलाइक देम, बट यू कांट इग्नोर देम। तो ये जो वायरल रील्स हैं, क्या ये असली आजादी है या फिर सोशल मीडिया की न्यूड इकोनॉमी? यही बताएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं। कैमरे के पीछे है सर्वेश। धन्यवाद।